students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सॉल्यूशंस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट 3rd, and this is electrochemistry. Okay, now in electrochemistry we are going to study direct redox reactions, means electrochemical cell, then electrolysis, Nernst equation, Faraday's laws of electrolysis, then different types of cells and batteries to be used in our daily life. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चीज के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो बिगनिंग में करूंगी जस्ट इट्स अ रिकैप्चुलेशन ऑफ योर 11th क्लास चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस। वहां आपने ये सारा कुछ किया हुआ है, पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो वी विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आप सॉलिड्स के अंदर भी पढ़कर आए, उधर भी मैंने बताया था आपको। तो व्हाट आर कंडक्टर्स? द सब्सटेंसेस which allow the passage of electricity through them is known as conductor. Okay, अब कंडक्टर दो तरह के हैं। I am just making it a revision for you people. Conductors are of 2 types, metallic, और इनको इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं। मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक पेपर में किसी भी तरीके से आए। एंड दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, अब मेटेलिक के अंदर क्वाइट नेचुरल किसके अंदर होगा? ये मेटल्स के अंदर। मेटल्स की कंपोजिशन क्या है? कैनल्स हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैनल्स आर फिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आप पढ़कर आए हैं इसको। कैनल्स आर फिक्स्ड while electrons are moving. Rather, it is like canals are present in the sea of electrons. It is known as electron sea model of metals. तो कैनल्स आर फिक्स्ड और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करेंगे। तो ये मेटालिक कंडक्टर आपने कहाँ देखे होते हैं? आपके घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, उसके अंदर वायर्स ही तो हैं। एंड दोज आर मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर इज अ मेटल, अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में, आपके घरों में केबल टीवी लगा हुआ है, तो केबल के अंदर भी वायर्स का कॉम्बिनेशन है। आप कभी उसको तार को छील कर देखना, यू विल गेट कॉपर वायर देयर। टेलीफोन की तारें बिछी होती हैं, टेलीकम्युनिकेशंस वाले लगे होते हैं सड़क उखाड़ कर उसको बिछाने के लिए, उसके अंदर भी वो मूवमेंट किसके थ्रू है? कॉपर। तो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीजों की ही बात करेंगे। तो मेटल्स का स्ट्रक्चर सिंपल, और इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब इनकी अगर हम बात करें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटेलिक के अंदर कंडक्शन इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको सबको पता है मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से कंडक्ट होती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में एक्वा सोल्यूशन जब बनेगा, दे विल डिसोसिएट इनटू आयंस, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो नहीं टूटते हैं दोज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, पानी में जाते ही ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें कंडक्शन किसकी वजह से होगी? इट विल बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। और मैंने वहां पे आपको बताया था दैट ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये जो सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ओनली इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वा सोल्यूशन। अगर आप ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड हमने सॉलिड फॉर्म में लिया एंड इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, इट विल नॉट बी, क्योंकि ये कंडक्शन शो करेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। और आयंस कब बनेंगे? जब उनको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर उनको मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे। तो सेकंड, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब मैंने आपको कितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बताया, क्या कभी ऐसा हुआ कि वो तारों की प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई? नेवर। ये सारी की सारी वायरिंग आपने अपने घरों में देखी होगी, हिडन है, सिर्फ आपके स्विचेस नजर आते हैं, क्योंकि उन वायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता
जो उसका मेन पोर्शन है कैर्नल्स, दे आर फिक्स्ड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। बट अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, जैसे ही आयंस बनेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन है, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, क्लोराइड है एनाइन, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो इनकी इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया, उसकी अपनी नेचर उसकी खत्म हो गई। देन नो नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जो मेटेलिक कंडक्टेंस है उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मैटर मूव नहीं करता। वाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, मैंने आपको बताया सोडियम आयन पॉजिटिव है, कैटायन है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्लोराइड एनाइन है वो एनोड की तरफ को मूव करेगा। तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इनको हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। देन मेटालिक कंडक्टेंस, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अब मेटल्स का स्ट्रक्चर कैर्नल कैर्नल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से यहां पे कैर्नल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसे हो गई एक डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देते हो, व्हाट हैपन्स, कैर्नल्स को भी एनर्जी मिल गई, जब बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया दे विल गेट एनर्जी, हीट अप, इनको हीट एनर्जी सप्लाई हुई। व्हाट विल हैपन, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बॉन्ड्स टूटते हैं, इट लीड्स टू द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। तो ये जो कैर्नल्स हैं इनको एनर्जी मिली और ये अपनी ही जगह के ऊपर ट्रू एंड फो ऊपर नीचे मूवमेंट शो कर देते हैं, अप डाउन। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर को ऐसे और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। व्हाट विल हैपन, इट विल obstruct द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को रास्ते में रोकेगा। तो फिर क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो गई। ठीक है, घर में कई बार आप बड़ी देर तक टीवी चला रखें तो आपके मदर बोलते हैं टीवी गर्म हो गया इसको बंद कर दो, क्योंकि बहुत देर तक आप उसको यूज करते रहेंगे, टेम्परेचर वो हीट अप होगा। ठीक है, वर्किंग हो रही है वो हीट अप होगा और कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इट डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आप ठंडे पानी में कोई चीज घोलते हो, घुल गई, उसी चीज को आप गर्म पानी में डालते हैं तो वो जल्दी घुल जाती है। ठीक है, मतलब आयंस की डिसोसिएशन, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड है ना उसके बीच में, जितना टेम्परेचर हाई करेंगे जो पहले नहीं टूटे थे वो भी टूट जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो गए, जितने आयंस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर, तो इसकी जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मेटालिक कंडक्टेंस इज ऑलवेज हाई एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटल्स की कंडक्टेंस, अगर हम इनकी कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो मेटालिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उससे कम होती है। ठीक है, तो ये था कंडक्टर्स, और दो तरह के हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कितनी तरह के हैं। ओके, अब देखिए मेरे पास दो तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हम पीछे बात करके आए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं करते। तो इस चैप्टर में इनका कोई काम नहीं है, जस्ट आपको कंपैरिजन देने के लिए कि दो तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक जो नहीं टूटते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्लूकोज, अगर आप वाटर के अंदर ग्लूकोज डिसॉल्व करते हो इट रिमेन्स ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ही रहता है, आयंस में नहीं टूटता है।
लेकिन अगर आप सॉल्ट डालते हैं, टेबल सॉल्ट, नमक ऐड करते हो, इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट डिसोसिएट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स, ये थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बात क्लियर हो गई, these dissociate into ions, which dissociate into ions are known as electrolytes. Okay. अब आयंस में तो टूट गए, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो 100% टूटेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी डिसोसिएशन 100% नहीं होगी। तो वहीं से पता चल जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच अंडरगो 100% डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन, पूरी तरह से ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, देन HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, KOH, etc. तो these are the salts which ionize 100%, पूरी तरह से। अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो वो सारे के सारे डिसोसिएट कर जाएंगे। अगर आप 50 लेते हो सारे के सारे कर जाएंगे। अगर आप 1 मिलियन लेते हो तब भी वो सारे के सारे कर जाएंगे। तो जितने भी आप लेंगे आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी अपनी टेंडेंसी है कि एक्वा सोल्यूशन में जाते ही इट विल डिसोसिएट 100%, टोटली, फुल्ली, कंप्लीटली। अब आया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नाम ही बता रहा है, इनकी कंप्लीशन जो है इट इज नेवर 100%, इट इज ऑलवेज लेस देन, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, देयर आयनाइजेशन इज लेस देन 100%, ये हमेशा 100% से कम रहेगा। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके बारे में आप बफर सोल्यूशन के अंदर भी पढ़ के आते हो। देन बोरिक एसिड H3BO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत से हमारे पास सॉल्ट्स हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इधर वीक हो गए, इधर स्ट्रॉन्ग हो गए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ, कितना हुआ? लेस देन 100। तो हम हमेशा यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमने निकालनी होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस विच number of particles which dissociate into ions divided by total number of molecules। जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां लिख लेती हूं मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए मेरे पास थे 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से 500 में से लेट इट बी 350 डिसोसिएट कर गए। ठीक है, तो डिसोसिएट कितने कर गए? मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड 350। तो अल्फा किसके बराबर होगा? कितने डिसोसिएट करे? 350। टोटल कितने हैं? 500। अब क्योंकि परसेंटेज में आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये दोनों जीरो कैंसिल, 70%। तो अल्फा कितना आया?
70%। तो इस तरीके से जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हम उनकी डिग्री निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कितने परसेंट उसकी डिसोसिएशन हुई है, 80% हुई है, 90% हुई है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर, मान लीजिए शुरू में किसी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी 50%, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इट मे एक्सटेंड टू 70, 80, इवन 85, 90, बट इट विल नेवर रीच अप टू 100%। 100% नहीं पहुंचेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाकर आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मैंने 2 बार 3 बार बहुत बार ये दोनों वर्ड्स को ऑल्टरनेटिवली यूज किया, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, ओके, और ये दोनों यूज भी हो जाते हैं। आप डिसोसिएशन की जगह आयोनाइजेशन भी बोल लेते हैं, आयोनाइजेशन की जगह पे डिसोसिएशन भी बोल लेते हैं, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। आयोनाइजेशन का मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट into ions. Change of electrolyte into ions is known as ionization. And dissociation, separation of ions of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के आयॉन्स की सेपरेशन हो जाती है, देन इट बिकम्स डिसोसिएशन, राइट। कैसे? ये था सोडियम क्लोराइड, ओके, जैसे ही इसको हमने एक्वस मीडियम में डाला, इसके ऊपर चार्ज डेवलप कर गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब देखो, वाटर ऐसे ही होता है, मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, तो वाटर में क्या है, ये है Na पॉजिटिव, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से कवर करते हैं, इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, ऐसे। ऑक्सीजन का मुंह अंदर को होगा और हाइड्रोजन का बाहर को, ऐसे। और क्लोराइड आयन के लिए कैसे होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको भी कवर अप करेंगे, तो इधर होगी ऑक्सीजन और इधर रहेंगे हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे। आपको पता है वाटर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज बेंट, क्योंकि हाइड्रोजन वाला पोर्शन है पॉजिटिव और ऑक्सीजन वाला है नेगेटिव। जब हम एक्वस मीडियम में लेके जाते हैं, देन देयर इज डिसोसिएशन। यहां पे प्रोसेस कौन सा हुआ, आयोनाइजेशन, और यहां पे क्या हो गया, डिसोसिएशन। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को हम मेल्ट कर लेते हैं, वी चेंज इट इनटू मोल्टन फॉर्म, देन देयर विल बी ओनली आयोनाइजेशन, तब सिर्फ आयॉन्स बनेंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, देन इट विल बिकम डिसोसिएशन, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो केटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, दे विल मूविंग फार अपार्ट। तो डिसोसिएशन की फर्स्ट स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट का आयंस बनना, आयोनाइजेशन, उन आयंस का दूर दूर चले जाना, डिसोसिएट हो जाना, दैट बिकम्स डिसोसिएशन। तो देखिए, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों को घेर लिया, कवर अप कर लिया, ठीक है। तो ये इधर को रखेगा, ये इधर को रखेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, ये इनको आपस में क्लोज आकर वापस कंबाइन करके NaCl बनाने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, ओके। अब देखें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को सपोर्ट करते हैं या उनको हिंडर करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है।
इस स्ट्रक्चर की मुझे थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो मैं ये जगह खाली कर लेती हूं। ओके, नाउ फर्स्ट फैक्टर, इट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हाईली पोलर, दे आर हाईली पोलर। तो एकदम से जो पहले से ही पोलर हैं उनके आयंस जल्दी बन जाते हैं, दे विल डिसोसिएट इनटू आयंस क्विकली। तो जो नॉन पोलर हैं उनको आयंस में तोड़ना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट की फर्स्ट कंडीशन कि जितने पोलर होंगे उतनी ही ज्यादा, जितनी पोलैरिटी पहले से होगी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, तो पानी में जाते ही एकदम से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाता है। दैट इज वाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज। तो जिनकी पोलैरिटी होती है, विच आर पोलर इन नेचर, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब नेचर के ऊपर कौन सी चीज आई? पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू हाई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फिर बात आती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगेन, water is the best solvent. We call it as a universal solvent. Why? Water is polar. Water polar है, पोलर है, इसीलिए जो भी सॉल्ट इसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं वो एकदम से घुल जाता है। कैसे? ये खुद पोलर है, इसका एक पोर्शन पॉजिटिव, एक पोर्शन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन पहले से ही पोलैरिटी है। तो इसके अंदर जब कोई सॉल्ट एंटर करता है तो इस तरीके से वाटर रिएक्ट करता है। अगर ये पोलर नहीं होता तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को इतनी सेपरेशन नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट मींस अगर सॉल्ट पोलर है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी। हम वाटर की जगह पे कोई ऑयल ले लेते हैं और आपको पता है ऑयल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर अगर आप सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ा सा भी NaCl घोलने की कोशिश करना, नहीं घुलेगा। सोडियम क्लोराइड पोलर है और ऑयल क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात हो गई। आगे आई बात विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अब जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम जो हमने लिक्विड लिया है उसके अंदर हम जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मींस वो ज्यादा गाढ़ा है। जैसे आपने ग्लिसरीन देखी है सबने ना, ठीक है, ग्लिसरीन में आप कुछ घोलने की कोशिश करो, नहीं घुलेगा, विस्कस है, गाढ़ा है, वो आयंस को मूवमेंट ही नहीं करने देगा। आप ऑयल के अंदर कोई चीज घोलने की कोशिश करिए, इट विल नॉट डिसॉल्व इजीली। आप हनी के अंदर कुछ घोलने की कोशिश करिए, जो चीज ज्यादा विस्कस होगी, गाढ़ी होगी, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोल्यूशन कम होगी। ठीक है, अब उसकी डिसोल्यूशन कम होगी तो कंडक्टेंस के ऊपर तो नेचुरली उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद सॉल्वेशन ऑफ आयंस। देखिए, इन सारी चीजों के अंदर हम यही बात करते आ रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर वो पोलर है तो आयंस होंगे, आयंस है तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, क्योंकि आयंस ही चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये पोलर है, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। बेसिकली मूवमेंट ऑफ आयंस को देखना कौन सपोर्ट करता है। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, अगर ये विस्कस है तो ये आयंस को मूव नहीं करने देगा। तो विस्कोसिटी अगर हाई है तो आयनिक मूवमेंट कम होगी, आयोनिक मूवमेंट इज लेस। अगर विस्कोसिटी हाई है तो आयंस को मूवमेंट कम मिलेगी, क्योंकि उसका मीडियम गाढ़ा है, उनको मूव ही नहीं करने देगा। अब बारी आई सॉल्वेशन की। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। सोडियम क्लोराइड, इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, पानी के अंदर घुल गया, पहले आयोनाइजेशन हुई, आयोनाइजेशन मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बने, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स ने उनको एक दूसरे से दूर दूर कर दिया, दे डिसोसिएट। लेकिन अब एक Na पॉजिटिव को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया,
Cl नेगेटिव को वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया। मैंने तो 5 बनाए हैं, वहां पे तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं इसके साथ। तो व्हाट विल हैपन, Na पॉजिटिव अकेला होता तो उसका मास कुछ और था, अब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, इट बिकम्स हाईली हाइड्रेटेड, इट बिकम्स हाईली हाइड्रेटेड। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ गए, इट बिकम्स हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड होगा तो हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो जो भारी होगा क्या वो तेज चल पाता है? नहीं, इट विल बी हाईली हाइड्रेटेड एंड दैट सॉल्वेशन ऑफ आयन एडवर्सली अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अगर सॉल्वेशन ज्यादा है मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो गई तो उनको मूवमेंट को जगह नहीं मिलेगी। तो अगर सॉल्वेशन ऑफ आयंस इज हाई तो लेसर विल बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। अब देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शन, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम अगेन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेशन ऑफ आयन इसमें क्या हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और अगर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, मतलब अगर ये हाई है सॉल्वेशन, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होगी क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट को मूव ही नहीं करने देगा, राइट। फिर आती है डाइल्यूशन। अब आप जितना पानी डालते जाएंगे ये Na और Cl नेगेटिव एक दूसरे से दूर दूर होते जाएंगे। ठीक है, डाइल्यूशन का मैं बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देती हूं। मान लीजिए हम आपकी क्लास की बात करते हैं कि +2 के बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, +2 का स्टूडेंट, उसके पीछे सेम क्लास के बच्चे बैठ गए, ठीक, तो आपस में बात करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ओके, हमने क्या किया, एक +2 का स्टूडेंट और एक 10th का बिठा दिया, फिर +2 10th +2, डाइल्यूशन होगी, डाइल्यूट कर दिया हमने उनको, वाटर ऐड कर दिया बीच में। ठीक है, तो अब उनकी इंटरेक्शन थोड़ी कम हो गई। ओके, कुछ एक अभी भी बात कर रहे होंगे। अब हमने क्या किया, +2 10th 9th +2, 2 के बीच में 2 बिठा दिए, डाइल्यूशन और ज्यादा हो गई, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। जब एक दूसरे से दूर होंगे, दोनों के बीच में किसी तरह की इंटरेक्शन नहीं होगी, तब दोनों ही अपनी तरफ से बेस्ट जो उनको आता है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहां बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये आयन्स जितने एक दूसरे से दूर होंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन उतनी ही कम होगी। और कैसे कम होगी, जितना ज्यादा हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, तो जितना वाटर ऐड करते जाएंगे, ऑपोजिट आयंस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दे विल शो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो विद डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। तो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीजेस, जितना डाइल्यूट करेंगे इट विल इंक्रीज। ओके, नाउ टेम्परेचर, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। जो पहले नहीं टूट पा रहे थे, पोलर हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो नहीं टूट पा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाते ही वो भी टूट जाएंगे। तो आयंस ज्यादा हो गए तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सिर्फ आयंस ही नहीं टूटेंगे, अब आप इन तीनों फोर्सेस को देखो, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तीनों तरह की इंटरैक्शंस टूट जाएंगी। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है ना, अट्रैक्शन है ना ये इनकी आपस में। टेम्परेचर बढ़ते ही वो जो इनके बीच में अट्रैक्टिव बॉन्ड है, आइदर इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इट विल ब्रेक। इनकी इंटरैक्शन कम हो जाएगी, ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गए, ये भी फ्री हो गए, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज। ओके, नाउ व्हाट अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को क्या होगा, आप लोग खीर खाते हैं, खीर बना के फ्रिज में लगा दी, सॉलिडिफाई सी हो जाती है ना, आप उसको चम्मच से निकालो तो वो गाढ़ी गाढ़ी रहती है।
उसी खीर को थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर उसको गर्म कर लीजिए, तो वो फिर से कैसी हो जाएगी, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो विस्कोसिटी क्या हुआ, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया विस्कोसिटी कम हो गई, उसका गाढ़ापन कम हो गया। ठीक है, चलो ये तो मैंने खीर का एग्जांपल दे दिया। ठीक, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, आप लोग डिमांड कर सकते हैं। तो अगर आप हनी लेते हैं, शहद गाढ़ा होता है, उसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। कई बार होता है ना, आपने हनी स्टोर करके रखा, वो जम जाता है, तो क्या करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं। जैसे ही धूप से उसको टेम्परेचर मिलता है, वो फिर से लिक्विफाई स्टेज में आ जाता है, बहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो गई, गाढ़ापन कम हो गया। तो गर्म करने पर कोई भी विस्कस चीज होगी, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। घी हमारे पास फ्रोजन स्टेट में होता है, गर्म करते हैं लिक्विड में आ जाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। राइट, तो ये सारी तरह की, सिर्फ डाइल्यूशन को छोड़कर, डाइल्यूशन की हम बात नहीं करेंगे टेम्परेचर के साथ, ये चारों तरह की इंटरैक्शंस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती हैं। और अगर ये कम हो जाएंगी, आयंस विल बिकम टोटली फ्री टू गिव देयर बेस्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो डाइल्यूशन जितना ज्यादा आप पानी ऐड करते जाएंगे, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो होंगे वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, इनडायरेक्ट, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस लेक्चर के बाद आप थोड़ी सी अपनी +1 की कॉपी खोल के रखें और इनको पढ़ के रखें। तो जब तक हम नया वीडियो लेकर आते हैं, स्टे होम, स्टे सेफ।